लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए 18 फरवरी को जो आप सभी के एग्जाम्स होने वाले हैं बच्चे यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का उसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर आए आप सभी के लिए। तो वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो 2052 यहाँ पे लिखा गया उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड आप लोगों को पता होगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो छोटी संख्या से भाग देते हैं यहाँ पे, जो अगर 2 से कट रहा है तो 2 से, या फिर 3 से कट रहा है तो 3 से। तो 2 से कट रहा है तो यहाँ पे देखो 1026 हो जाएगी ये, फिर 2 से कटेंगे तो इसको ये हो जाएगा आपका 513। अब देखो यहाँ से कितने से कटेगा ये, ठीक है ना। 3 से कटाते हैं तो 17 या 51 एक हो जाएगा ये, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 पंचे 15, 3 में 27, यही होगा ना, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 से कटाएंगे तो ये 29, 19 या 57, अब तो नहीं कटेगा, 19 किसी से नहीं कटता है। तो अब देखो यहाँ पे 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 और गुने 19 के पावर 1। तो बोला गया यहाँ पे 3 का घात, तो 3 के पावर कितना है, इसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो 3 जो है कितना बार आया है, तो यहाँ पे 3 बार आया है, तो टोटल क्या बोलेंगे, 3 का घात 3 है। कितना है 3 का घात, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर 19 का घात पूछता तो 1 बताते, 2 का घात पूछता तो 2 बताते, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर प्रश्न आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे बच्चे तो आप आसानी से बना दोगे कि अभाज्य गुणनखंड किसी कोई संख्या दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि इसका घात कितना होगा, ठीक है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। सेकंड हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखो ध्यान देना, शांत नहीं है। अब मैंने आप लोग को कई बार बता रखा था कि अगर p/q कोई संख्या है, ठीक है ना, p/q के रूप में, और बोला जाएगा q का जो मान होगा वो 2 और 5 के रूप का होता है, ठीक है, 2 और 5 के रूप का, तो समझ लेना वो क्या होगा, आपका शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाएगा तो समझ लेना वो अशांत होगा। देखो 2 और 5 है तो समझ लो कि ये क्या है, आपका शांत है। क्या है, शांत है। 2 और 5 में कोई एक भी आए ना, या 2 आए या फिर 5 आए या फिर दोनों आए, तो दोनों में से कोई एक भी संख्या आ जाएगी तो आपको वो समझ लेना कि वो शांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए ना, कुछ भी, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो वो हमेशा अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 और 5 आए तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। देखो यहाँ भी 2 और 5 आए हैं नीचे में, तो ये भी क्या होगा, आपका शांत होगा। लेकिन यहाँ देखो 2 तो आया है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया है, तो ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। तो शांत और अशांत में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना बच्चे। शांत और अशांत जो है काफ़ी सिंपल प्रश्न होते हैं। यहाँ पे आपने समझाया और आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और बनाते कैसे हैं, ठीक है। शांत और अशांत को समझते कैसे। थर्ड है हमारे पास कि x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग। इसको थोड़ा सा अगर हल करोगे तो यहाँ जो हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 5x, माइनस में 3। अब देखो ये तुलना करेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c से। शून्यकों का योग पूछा गया तो मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसका क्या है, शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं माइनस b अपन a होता है। तुलना कर देंगे इससे। अब माइनस b की जगह पे माइनस, माइनस 5 और a की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5/2 सही उत्तर हो जाएगा, 5/2। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। और शून्यकों का अगर गुणनफल पूछता है अल्फा इंटू बीटा तो c/a बताते हैं, तो c की जगह पे यहाँ पे -3 और a की जगह पे वो, a की जगह पे क्या होता है 2, तो हो जाएगा -3/2। ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। समीकरण इतना -3 जो दिया गया, एक मूल अगर -3 है तो p का मान क्या होगा। जब मूल बोला गया ना -3, तो इसका मतलब इसको ये सेटिस्फाइड करेगा बच्चे। क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तो x की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, -3 रखेंगे, ठीक है। तो 2 गुने -3 का होल स्क्वायर प्लस में p इंटू -3, माइनस में 3 बराबर 0। अब देखो 2 गुने -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3p और -3 बराबर 0। तो 9 दूनी 18 में से 3p और -3 बराबर 0। अगर 3p को उस साइड लेकर जाएंगे तो 3p पॉजिटिव हो जाएगी, और 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो p का वैल्यू यहाँ से 15/3 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब p का मान कितना आया, 5 आया। कितना आया बच्चे, 5। यही ऑप्शन नंबर सी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं, हमारे पास प्रश्न है, कहा गया कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। क्या प्रश्न है, यही प्रश्न है कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। देखो अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं बच्चे c/a होता है। और c/a यहाँ पे देखो क्या है, c की जगह पे c है और a की जगह पे यहाँ पे a है। जानते हो ना c/a कहाँ से आता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, c/a, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो आपको कई बार मैंने बता रखा है कि समांतर श्रेणी कैसे समझते हैं, जिसमें समान अंतर हो, जिसमें समान अंतर हो। जैसे यहाँ पे देखो 2 और 5 में 3 अंतर है, और 5 और 7 में 2 अंतर है, समान अंतर है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। देखो यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे कितना 40 का अंतर, ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है, एक्स क्यू है। देखने से लग रहा होगा कि बच्चे कि ये होगा, लेकिन नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक्स घटाएंगे, और देखो तो ये कितना आएगा, यहाँ पे घटा नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्स क्यू में से एक्स स्क्वायर, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, यहाँ पे 7 होता है, इसमें भी 2 का अंतर। समान अंतर जिसमें होगा वही समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो यहाँ पे 6 का क्या होगा, डी।
7 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर जो थीटा होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता रखा है बच्चे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आप लोग को कि साइन थीटा में कोसेक थीटा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है। उसी तरीके से अगर कॉस थीटा में अगर हम लोग सेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है। उसी तरीके से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है। ये 3 चीज़ मैंने आप लोग को बता रखे हैं, ठीक है। अगला है कि 5x² माइनस 4x+2 का बराबर 0 का विभक्तर क्या होगा। विभक्तर डिस्क्रिमिनांट कई बार बता रखा है बच्चे, डी बराबर होता है b² माइनस में 4ac, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग b के जगह पे -4 का स्क्वायर करेंगे, अब माइनस में 4 इंटू a के जगह पे 5 इंटू c के जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 16 में से 5 चौके 20 माइनस 5 चौके 5 10 चौके 40, तो हो जाएगा कितना माइनस में 24। क्या हो जाएगा माइनस में 24, यही करेक्ट हो जाएगी डी। 2x² माइनस 4x+3, क्या प्रश्न है कि 2x² माइनस 4x+3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग को यहाँ पे b² माइनस 4ac निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से b का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने a गुने 2 गुने c के जगह पे 3। तो देखो 16 में से अगर 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 24, देखो यहाँ से माइनस में आ गया माइनस, तो d का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ गया, मतलब निगेटिव में आ गया। तो समझ लेना कि वो वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं होगी, मतलब अवास्तविक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवास्तविक। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन इतने का एक मूल है। तो निकाल दो बच्चे मूल। कैसे निकालेंगे हम लोग मूल, या तो गुणनखंड विधि से निकाल दो। जैसे x² माइनस 3x को लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस 2x माइनस x लिख सकते हैं प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड विधि से मैं बता रहा हूँ, x माइनस 2 -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगी बराबर 0। x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये एक बार x माइनस 1 बराबर 0 करो, एक बार x माइनस 2 बराबर 0 करो, तो x बराबर 1 हो जाएगा ये, और x बराबर 2 हो जाएगी, ठीक है। x बराबर 1 और x बराबर 2, तो देख लेना x बराबर 2 है, अगर 1 भी रहता ना x बराबर 1 तो ये भी आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका 10 गुणनफल जो है एक परिमेय संख्या है। देखो गुणनफल जब परिमेय संख्या बोला जाएगा ना, तो आपको समझना पड़ेगा बच्चे कि कौन सी संख्या को गुना करेंगे तो ये परिमेय संख्या का रूप कहा जाएगा। देखो √3 गुने √5 ये √15 है, जो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। √8 गुने √2 ये √16 होगा, इसका मान 4 हो जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी किसी का भी नहीं होगा। देखो √63 आ जाएगा ये, और √18 आ जाएगा, ठीक है, जो एक अपरिमेय संख्या है और ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 11 क्या होगा, सी सही उत्तर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। अभी जस्ट हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन किया कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 77, 2 से भाग देंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, 7 से कटाते हैं इसको, तो 7 से हो जाएगा 11। तो इसका मतलब 2 गुने 7 गुने 11 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। निम्नलिखित में से कौन एक घातीय समीकरण है। एक घात वाला कौन सा समीकरण है बच्चे, देखो एक घात वाला कौन सा समीकरण है, ठीक है। तो ये देखने से लग रहा है ये होगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपस में कट जाएगा, तो कोई भी इसमें चर पद रहेगा ही नहीं, ठीक है। और ये तो द्विघात है, देखने से लग रहा है यहाँ पे x² है, ये भी आपका क्या है, द्विघात है। क्या होगा इसका आंसर, आंसर नंबर बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर इसको तोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा x² प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर है x² प्लस में 4x प्लस 2। देखो दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगी। अब इस वाले टर्म को अगर इस साइड लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 4x में से 2x घटाएंगे तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। देखो 2x प्लस 1 आ गया ना, ये एक घात वाला बहुपद या फिर एक घातीय समीकरण कहलाएगा। 13 का सही उत्तर बी। गलती से भी मत ये लगा देना, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगी आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन सा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपस में कट जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x² आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। क्या होगा, सी होगा द्विघात समीकरण। अगला है कि इस समीकरण के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। जब मूल बराबर होता है तो इसका मतलब d का मान बराबर, तो d का मान 0 हो जाएगा, b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाएगा। b के जगह पे है माइनस में 3k, क्या है माइनस में 3k इसका होल स्क्वायर, माइनस में 4 गुने a के जगह पे 4 गुने 1 c के जगह पे 1, तो हो जाएगा 9k² माइनस में 16 बराबर 0। इस साइड लेकर जाएंगे 16 को तो हो जाएगा 16, k² बराबर लिखेंगे 16/9। जब इसको हल करेंगे तो k का मान हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर में 16/9 तो ये हो जाएगा बच्चे प्लस माइनस 4/3। अब प्लस माइनस क्यों लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 2 मान आएगा k का, ठीक है, क्या क्या आएगा मान, 2 मान आएगा, ठीक है ना। और जब स्क्वायर करेंगे तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस हम लिखते हैं। तो 16/9 उसका रूट निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो द्विघात बहुपद निकालने के लिए बच्चे हम लोग को एक फार्मूला आप लोग को पता होनी चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है,
तो यहाँ पे 2 और x है लगा तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस में 15 -15। थोड़ा सा हल करोगे x² माइनस 2x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15। बस यही इसका आंसर हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15। ये क्या है बच्चे, ये द्विघात से समीकरण या फिर द्विघात बहुपद लिखने का एक तरीका है, ठीक है ना। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x² माइनस शून्यकों का योगफल गुने x प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस इसी वाले फॉर्मेट पे हम लोगों को रखना था मान। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका आंसर बता दोगे ना आप लोग, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये नहीं है बच्चे। देखो यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, ये यहाँ पे 2a का अंतर है, यहाँ भी 2a का अंतर है, ये भी होगा। यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, होगा। लेकिन इसमें देखो इसका मान 4 हो जाएगा, इसका मान 25 हो जाएगा, इसका मान 49 हो जाएगा। क्या इसमें 21 का अंतर है और इसमें कितना है 24 का अंतर। क्या दोनों बराबर है, 21 और 24 नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब देखो ये सार्वंतर कितना होगा, देखो √2 है, √2 को लिख सकते हैं हम लोग 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2, इसको लिख सकते हैं 4√2। अब कैसे आता है 4√2 3√2, देखो 8 में अगर आप लोग भाग दोगे 2 से तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2। जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर कर दो और जिसको जोड़ा नहीं लगता है उसको रूट में डालो, ठीक है, 2√2 हो जाएगा। जैसे 18 का निकाल कर मैं बता देता हूँ, 18 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 9 और ये 3 3 9। मैंने क्या बोला, जिसका जोड़ा लगता है, जैसे 3 और 3 का जोड़ा लग गया, और जितना जोड़ा लगेगा, जैसे यहाँ पे अगर एक और 3 रहता ना, एक और 3 रहता तो यहाँ पे एक और 3 रहता। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, देखो अभी और भी 32 का भी निकाल के दिखाता हूँ। 3 3 9, तो जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर करो, जिसका जोड़ा नहीं लगा अंदर करो। अब देखो 32 का कैसे निकालेंगे, 4√2 कैसे आया बच्चे, ये हो जाएगा 2 16 2 8 2 4 2 2, ठीक है। जिसका जोड़ा लगता है तो एक का जोड़ा लगा एक, फिर गुना करेंगे, जिसका जोड़ा लगा फिर एक बार लिखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूट में डाल देंगे, ठीक है। मतलब जितना बार जोड़ा लगेगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे दो एक जोड़ा लगा तो एक लिख दिए, 2 लिख दिए, फिर दूसरा जोड़ा लगा तो इसके बदले में 2 लिख दिए, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूट में डाल देती है, 4√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4√2। अब सार्वंतर बोला गया है तो सार्वंतर हम लोग 2√2 में से पहला √2 घटाएंगे, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को, तो हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा √2, ऑप्शन नंबर बी। ये बोला गया है समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। देखो समांतर श्रेणी से कई सारे प्रश्न पूछ जाते हैं। पहला पद में से दूसरा पद को घटा देंगे तो निकल जाएगा 3x में से x + 2, अब बराबर कर देंगे इस पद में से इस पद को, ठीक है, 4x + 1 अब माइनस में 3x। बस आ गया यहाँ से, ये भी d और ये भी d, ठीक है, दोनों इक्वल कर देंगे क्योंकि बराबर है, सभी जगह d क्या होता है बराबर। तो 3x - x या 2x + 2 हो जाएगा ये, नहीं यहाँ पे गलती हो गया बच्चे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा x - 2, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 2 बराबर ये हो जाएगा x + 1। इस x को इधर लेकर आएंगे तो 2x में से x बचेगा और इस 2 को लेकर जाए तो ये 3 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये सही उत्तर है जो 3 क्या होगा 3 इसका सही उत्तर होगा। tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30 का मान क्या होगा। tan 30 होता है 1/√3, sin 30 होता है 1/2, cos 30 जो होता है बच्चे ये होता है 1/√3 और cosec 30 जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है 2 होता है, ठीक है, होता है 2। तो ये से 2 से 2 आपका चला गया, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 1/3, सही उत्तर। हमारे पास अगला प्रश्न है 21 नंबर का, आ गया कि समांतर श्रेणी का 10वां पद इसमें कौन सा होगा। ठीक है, देखिए पहला पद दिया गया है 10, यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे, 7 में से 10 का मान हो जाएगा यहाँ पे -3 और 10वां पद मतलब एन का वैल्यू दिया गया है 10। ठीक है, तो टी 10 का मान निकालेंगे बच्चे हम लोग a + n - 1 × d वाले फार्मूला से। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ना इतना भाष में, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी बच्चे, सभी क्वेश्चन को आप लोग को बनाते हुए चलना है। ठीक है, देखो 10 + n का वैल्यू यहाँ पे 9 ये 10 है ना, तो यहाँ से 10 - 1 × d के जगह में -3 है बच्चे। ठीक है, देखो 10 प्लस यहाँ पे 9 या 27 हो जाएगा -27, इसको जब घटाओगे तो ये -17, क्या कौन सा पद हो जाएगा -17, कि इसका सी हो जाएगा। तो इसका कौन सा पद 47 है, सिंपल है, कौन सा पद यहाँ पे n का वैल्यू पता करनी है। देखो 2 + n का वैल्यू पता करनी है, n - 1 × d, 7 में से 2 गया 5 बराबर यहाँ पे 47। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर इस साइड 2 को लेके जाएंगे तो ये 45 बराबर हो जाएगा 5 बराबर n - 1, तो n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 9 + 1, 10वां पद, ये क्या हो जाएगा बच्चे 10वां पद हो जाएगा, आंसर 22 का बी। 23 नंबर है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। देखो प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है वो कितना होता है। ठीक है ना, यह हमारे पास प्रश्न है। तो प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या, जैसे पहला है तीसरा है, इस तरीके से आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो जितना टर्म होता है ना, जितना टर्म, जैसे यहाँ से 10 टर्म था प्रथम 10 पद तक, तो जितना भी पद होगा ना उसका स्क्वायर कर देना है आप लोग को, 100 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n²। क्या होता है n²।
यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद दिया गया है तो T4 का वैल्यू पता कर दें। T4 का मान रखेंगे 2n+5 में, n के जगह पे यहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है। तो 2×4+5 ये हो जाएगा 4×8+5 ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा बच्चे? 13। ऑप्शन नंबर सी। इतना में इतना से भाग देने पर क्या घात आएगा, ठीक है। देखो इस x+1 से अगर भाग देंगे ना इसमें, तो घात जो होगा वो 4 आएगा। क्या होगा? 4 आएगा। देखो x⁴ 5+1 में अगर आप लोग x+1 से भाग दोगे ना, तो यहाँ पे x⁴ से भाग लगेगा, तो x⁴ प्लस यहाँ पे हो जाएगा x⁴, ठीक है। जब इसको गुना करोगे तो आपस में, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या? माइनस में x⁴ + 1, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम पावर जो होगा वो क्या होगा? 4 हैगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम पावर को लिखते हैं घात, ठीक है। तो 25 का यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है यहाँ पे कि शून्यक दिया गया है तो px का गुणनखंड क्या होगा? देखो -3 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा। x+3 = 0 रखेंगे तो x का मान -3। ये जो -3 है बच्चे, ये क्या है? एक शून्यक है। क्या है? ये शून्यक है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है कि 2x - 5y = 7 का एक हल है। एक हल कौन सा होगा बताओ? इसमें से क्या मान रखेंगे ताकि ये 7 के बराबर आ जाएगा x और y का? अगर हम लोग यहाँ पे देखो x के जगह पर अगर 6 रखते हैं, मान लो तो 6, तो हो जाएगा 2×6 माइनस में 5×1, तो हो जाएगा 12 में से 5 गया 7। देखो ये सेटिस्फाइड हो रही, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगला देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु x = 4 के? देखो x = 4 है ना, तो 4 x के जगह पे 4 होगा और y के जगह पे 0 होगा। नहीं नहीं, x के जगह पे 4 होगा, लेकिन y के बराबर y के जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिक्स है कि x का मान 4 ही होगा। जैसे x का पावर y है ना, तो यहाँ पे 4,0 हो सकता है, 4,3 हो सकता है, 4,5 हो सकता है, मतलब 4, इनफाइनाइट हो सकती है। मतलब x का वैल्यू हमेशा याद रखना कि 4 होगा। तो 4 तो सभी ऑप्शन में, तो इसलिए इनमें से सारे हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं कि इतना का मान। देखो a20 - a10 का वैल्यू, यहाँ से a+20 - 1 तो 90D हो जाएगा, माइनस a+ में 10 - 1 तो 9D हो जाएगा। जब इसको थोड़ा सा हल करोगे तो 19D -a - 9D, ठीक है। देखो ये कट जाएगा, तो 19D में से 9D गया, तो ये 10D के बराबर आ गया। डी का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 10×d के जगह पे 4, तो हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं बच्चे। हमारे पास प्रश्न है कि आलेख ऐसी दो रेखाएं कौन सी होगी? देखो a1 / a2 5/3 -15/-9 बराबर 8/24/5, ठीक है। इस 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, 5/3। देखो ये कटाएंगे तो 5 तिया ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 तिया 9। देखो 5/3 5/3 बराबर 5/3, तीनों जगह सेम हो गया, तो ये संपाती है। क्या है? संपाती है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, तो संगत भुजा का अनुपात कुछ नहीं करनी, इसका रूट अंडर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 7/9। क्या हो जाएगा? 7/9, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा इतना दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब संगत भुजा दिया जाएगा तो उसका स्क्वायर कर देना, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा 16:25। क्या हो जाएगा? 16:25। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। समचतुर्भुज का विकर्ण इतना दिया गया, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में कौन सी होगी? देखो ये मान लेते हैं कि समचतुर्भुज है, आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है बच्चे, ठीक है। देखो इसके विकर्ण जो है ना एक दूसरे के समद्विभाजित करता है, तो ये 24 है, तो ये 12/12 हो जाएगा, और ये आपका 32 है ना, तो ये 16/16 हो जाएगा, ठीक है। जब 12/16, देखो 3 4 और 5 होता है, ठीक है, ट्रिपलेट, इसका ये 4 गुना है। कितना है ये? 4 गुना, तो 12 हुआ, 4 का 4 गुना 16 हुआ, तो 5 का क्या हो जाएगा? 4 गुना 20, तो ये इसका मतलब 20 हो गया। ये क्या हो गया? सारे समचतुर्भुज के जो भुजा होते हैं आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। एक भुजा निकाल लो, सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। देखो 10² थीटा प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब 10² 30 डिग्री का मान 1/3, इसका मान 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? ये 2/3। ऑप्शन नंबर आपको बी जो है यहाँ पे क्या होगा बच्चे? करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 10² 30 का जो मान होगा वो cot स्क्वायर 60 के बराबर होता है। अगला देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/में DE दिया गया है, AC/में DF दिया गया है, तो यहाँ पे समरूप होंगे, इसके लिए कौन सा शर्त होगा? ठीक है, सिंपल है। मान लेते हैं दो त्रिभुज बनाते हैं हम लोग ABC, और एक और त्रिभुज है यहाँ पे DEF, ठीक है। AB/में AC है, देखो AB/में AC, AB/में D है, देखो AB/में D, चलिए AB/में D, AC/में DF, मतलब AC/में आपका DF है, ठीक है।
तो स्वाभाविक है बच्चे यहाँ पे जो है वो बी सी अपॉन ई एफ होगा। ठीक है, देखो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो कोण ए का मान कोण डी के बराबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कोण बी का मान कोण ई के बराबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कोण बी बराबर कोण एफ, नहीं ये गलत हो जाएगा। कोण सी बराबर कोण डी, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है बच्चे सही हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कुछ चेंजेस करने होंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। यहाँ पे कोण ए का मान कोण डी, देखो ये कोण जो है इसके बराबर होगा, ये कोण जो होगा इसके कोण के बराबर होगा। ठीक है, और सी जो है कोण एफ के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देख लेते हैं कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल दिया गया है तो बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर बिल्कुल। तो यहाँ पे रूट अंडर हम निकाल देंगे 121 अपॉन 169। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/13। क्या हो जाएगा 11/13, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देख लेते हैं, हमारे पास प्रश्न है इतना का मान 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। कई बार बता रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आपको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा प्लस में, नहीं ये गलत हो गया बच्चे, ये होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये चीज़, तीन चीज़ जो है आपको याद रखनी होगी बच्चे। ठीक है, अगला है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, चलिए बना लेते हैं पी क्यू आर। कोण बी का मान 47 है। ठीक है, कोण आर का वैल्यू दिया गया है 83, तो कोण ए का वैल्यू देखो ये 83 है, तो ये भी क्या होगा 83। तो 7 3 10 8 4 12 1 13, तो ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए को रख रहा, क्योंकि 180 में से दोनों को अगर घटाएंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री। क्या हो जाएगा 50 डिग्री। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। चलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। 2AB बराबर पी क्यू, 2AB बराबर पी क्यू, मतलब ए बी बटा यहाँ से निकालेंगे पी क्यू, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/2। ठीक है, पी क्यू अगर 2 है ना तो ए बी क्या है 1 है। बी सी का मान 8 है, तो क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, तो देखो 1/2 बराबर 8 क्यू आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ से पढ़े होना, ये पैथागोरीय मतलब वो थेल्स प्रमेय पे ये सारे बना रहा हूँ। ठीक है, त्रिभुज के जितने भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप में दिया गया ए डी लंब बी सी। क्या है ए डी लंब बी सी बच्चे, ए डी बराबर डी सी, मतलब ए डी बराबर क्या है डी सी। बी सी का मान दिया गया है 14, कितना है बी सी का मान 14 दिया गया है। ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, देखो ए डी बराबर डी सी दिया गया, ए डी बराबर डी सी, मतलब ये 8 दिया गया ना, ये भी 8 है। जब ये 8 है बच्चे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। टोटल आपको 14 है, तो ये यहाँ तक 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे लंब है, तो ये 8 6 10 हो जाएगा ये। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पता नहीं कर्ण का मान हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर में 100, तो इसका मान 10 हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो एक वृत्त की परिधि जो है, ठीक है, वो व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। क्या प्रश्न हमारे पास कि एक वृत्त की परिधि जो है वो व्यास से मतलब 2r से 9 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए इस 2r को इधर लेकर आएंगे तो हम लोग को 2πr माइनस में हो जाएगा 2r बराबर 9। यहाँ से अगर 2r कॉमन लेंगे तो हम लोग π-1 हो जाएगा बराबर 9। यहाँ से हल करेंगे ना तो ये हो जाएगा 22/7 माइनस 1 9, तो ये हो जाएगा आपका 2r। 22 में से 7 गया, कितना हो जाएगा आपका ये 15/7 बराबर 9। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, ये हो जाएगा 10r बराबर 7 3 21, ये हो जाएगा r का वैल्यू 21/10, तो 2.1 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना बच्चा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर दिया गया है, उनकी परिधियों का अंतर दिया गया, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर, ठीक है, तो ये मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 100।
2πr माइनस में 2πr का मान दिया गया है 20। यहाँ से पाई से अगर पाई हम लोग कॉमन लेते हैं बच्चे तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू 100। यहाँ से अगर 2π कॉमन लेते हैं तो ये r माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे पता करना है उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा बच्चे। त्रिज्याओं का योग यहाँ पे 20 दिया गया है, क्या है यहाँ पे 20 दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हम लोग को त्रिज्याओं का योग पता करना है। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे फॉर्मेट पे है, तो यहाँ से पाई का मान रखेंगे, ये हो जाएगा आर प्लस आर एक बार और ये हो जाएगा आर माइनस आर एक बार, ठीक है, बराबर यहाँ पे 100 है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आर माइनस आर रखेंगे, इस 2π को इधर लेकर जाएंगे तो ये 2π हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो 10π 10/π हो जाएगी। तो वो पाई को रहने देते हैं, आर प्लस आर हमको निकालनी है, आर माइनस आर का वैल्यू 10/π निकाले हैं, ये बराबर 100, ठीक है, ये कट जाएगा 10 तो आर प्लस आर जो होगा वो 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बीच की दूरी p है 5 है तो p बराबर कितना होगा, देखो x2 माइनस x1, यहाँ से 2 में से 5 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस में 0 में से p का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका p का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गया 16, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ देखो p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √16, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगी। अगला देख लेते हैं कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए इसका सिर्फ और सिर्फ रूट अंडर निकाल दो तो 6/7 हो जाएगा, क्या 6/7। अगला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली इतना है तो लंबी, इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, याद रखना 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट होगी। चलिए दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, क्षेत्रफलों का अनुपात कुछ नहीं करना, इसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर देना, 4 अनुपात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला है कि sin 52 cos 38 दोनों का मान अगर 90 डिग्री हो रही है तो माइनस है तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र से इतना मीटर खींची गई स्पर्श रेखा की 13 12 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 12 13 जो पाइथागोरस त्रिक होती है। अगला कि एक घड़ी की मिनट की सुई इतना मीटर लंबी है तो इसके द्वारा 15 मिनट में, देखो 60 मिनट में बनता है बच्चे, 60 मिनट में 360 बनता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को 15 मिनट में बनाना है तो 360/60 हो जाएगा, गुने 15 तो 15 चौका 60 हो जाएगा, 9 चौका 36, ये 90 डिग्री हो जाएगी, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 14 गुने 14, थीटा का वैल्यू 90/360, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 चौका 36, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154, क्या हो जाएगा ये 154 सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर है। लास्ट क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30 हम लोग कितना निकालेंगे, सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू, तो ये कॉस 30 का उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर और माइनस में 1/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4/3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3 बराबर 1, क्या हो जाएगा 1। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 50 तक प्रश्न किए हैं, इसके जस्ट हम लोग बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है।